गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम अल्कोहल पढ़ रहे थे। अल्कोहल पढ़ते हुए हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल में ग्लाइकोल पढ़ रहे थे और ग्लाइकोल में भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए, रासायनिक गुणधर्म चल रहे हैं। रासायनिक गुणधर्म में हमने कई सारी प्रक्रियाएं पढ़ ली। अब उससे आगे का नेक्स्ट प्रक्रिया है टरफेलिक अम्ल के साथ आगे। टरफेलिक अम्ल से टरफेलिक अम्ल क्या होता है देखिए। बेंजीन रिंग पर एक COOH होता है तो उसको बोलते हैं थैलिक, उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर उसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक COOH और समूह होता है तो इस डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को बोलते हैं थैलिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? थैलिक अम्ल। यानी 1,2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है बेंजीन रिंग पर उसको थैलिक अम्ल बोलते हैं। आगे बढ़िए। अगर COOH समूह 1,2 की बजाय 1, 2, 3, 4 यानी 1,4 पर होते हैं, यानी कि ये ऑर्थो पोजीशन पर था, यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पर होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल 1,4 या पैरा पोजीशन पर होते हैं तो उसको बोलते हैं टरफेलिक अम्ल। उसको क्या बोलते हैं? टरफेलिक अम्ल। तो एथिलीन ग्लाइकोल की हम टरफेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। देखिए ये टरफेलिक अम्ल, ये एथिलीन ग्लाइकोल। इसकी अभिक्रिया से देखिए क्या होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल और OH की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल OH देता है और अल्कोहल से H निकलता है और जल का अणु क्या हो जाता है? वो बाहर निकल जाता है। तो देखिए ये बनेगा HO, CH2, CH2, O, फिर CO, ये बेंजीन रिंग, COOH। अब देखिए अगर ये अभिक्रिया इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल और इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए जाए तो ये एक इस क्रम में लगातार जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो प्रत्येक अल्कोहल से H निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH निकल जाएगा। और ऐसे अगर इसकी संख्या भी n ली जाए और इसकी संख्या भी n ली जाए तो NH2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये एक पॉलीमर बन जाएगा, एक बहुलक बन जाएगा। इस बहुलक को बोलते हैं टेरिक। इस बहुलक को क्या बोलते हैं? टेरिक। तो टरफेलिक अम्ल की एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक बहुलक बनता है और उस बहुलक का नाम है टेरिक। और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो दोनों ही स्थितियां अगर होकर के हाइड्रोजन की संख्या में कमी या ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है तो ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण बहुत सारे स्टेप में हो सकता है, एक स्टेप के बाद दूसरे, फिर तीसरा, चौथा, यानी कि अलग अलग अभिक्रमक जो है अलग अलग तरीके से ऑक्सीकरण करते हैं। और या मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी भी अभिक्रमक के साथ रिएक्शन कितनी देर तक करवाई जाती है उस बात पर भी ऑक्सीकरण के उत्पाद निर्भर करते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण जब करवाते हैं तो वहां पर अभिकर्मक और टाइमिंग दोनों ही मायने रखते हैं।
तो चलिए ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए ये एथिलीन ग्लाइकोल है, अगर इसका ऑक्सीकरण करवाया जाए और केवल इस OH समूह का ऑक्सीकरण हो तो देखिए यहां पर ये OH ऑक्सीकरण के बाद एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए ये अल्कोहल है, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल के और आगे ऑक्सीकरण करने से CO2 और जल बनते हैं। तो पहला स्टेप में अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो देखिए अगर हम ऑक्सीकरण करवाएं और इस एक कार्बन पहले वाले कार्बन का अगर यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है तो ये अल्कोहलिक समूह ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद में अगर इसका फर्दर ऑक्सीकरण करवाया जाए और आगे, और अगर हम ये मानते हैं कि ऑक्सीकरण केवल यही हो रहा है अभी, तो ये जो है पहले वाला कार्बन वो CHO से COOH में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अब हम अगर ये कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस दूसरे वाले कार्बन का भी हो सकता था यहाँ से, तो अगर दूसरे वाले कार्बन का भी अगर ऑक्सीकरण यहाँ से हो जाता है तो ये पहले वाले कार्बन का ऑक्सीकरण तो हो ही गया और दूसरे वाले कार्बन का भी ऑक्सीकरण हो सकता है। ये सब ये बन गया। अगर इसका ऑक्सीकरण करवाया जाए इसका, तो यहाँ पर इस वाले का ऑक्सीकरण हो सकता है और इस वाले का भी हो सकता है। माना कि किसी एक का ऑक्सीकरण हुआ है तो पहले वाले का हो गया ऑक्सीकरण और दूसरे वाले का अभी नहीं हुआ है, तो ये बन जाएगा। इसका फिर से ऑक्सीकरण अगर फर्दर ऑक्सीकरण करवाएं तो ये बचा हुआ दूसरा जो है एल्डिहाइड, ये भी ऑक्सीकरण इसका हो जाए और इसका ऑक्सीकरण होने से इसका भी कार्बोक्सिलिक समूह बन जाए। यानी फाइनल ऑक्सीकरण से तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कार्बोक्सिलिक समूह बन रहा है। तो देखिए एक के बाद एक स्टेप से पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। हमने सभी तरह की स्थितियां चेक कर ली कि पहले वाले कार्बन का हो जाए अगर उसी का फर्दर होता रहे तो क्या बनेगा, फिर पहले वाले के साथ दूसरे वाले का हो जाए तो क्या बनेगा, दोनों का हो जाए तो क्या बनेगा, तो वो सारे सिचुएशन चेक कर लिए। तो ये हो सकती है। देखिए तो ये है एथिलीन ग्लाइकोल। ये एथिलीन ग्लाइकोल, अगर इस एथिलीन ग्लाइकोल में केवल एक कार्बन का ऑक्सीकरण हो और वो भी केवल एल्डिहाइड तक हो तो ये ग्लाइकोल ग्लाइकोल एल्डिहाइड बन जाएगा। भाई ये एल्डिहाइड किसका है? ग्लाइकोल का, तो ये ग्लाइकोल एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये ग्लाइकोल एल्डिहाइड में अगर दूसरे कार्बन का भी ऑक्सीकरण हो जाए, या इससे पहले हम बात करें कि इस पहले कार्बन का और ऑक्सीकरण हो जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, तो ये हो गया ग्लाइकोलिक अम्ल। भाई ग्लाइकोल एल्डिहाइड से अम्ल बन गया तो हो गया ग्लाइकोलिक अम्ल। देखिए अब देखिए कि ग्लाइकोल एल्डिहाइड था, इसमें दूसरे कार्बन का भी हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए तो ये बन जाएगा ग्लाइओक्सल। क्या बन जाएगा? ग्लाइओक्सल बन जाएगा। तो सब इसका ग्लाइओक्सल नाम कैसे है वो हम देखेंगे। इसका नाम होता है ऑक्सैलिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है? ऑक्सैलिक अम्ल होता है। और ये है ऑक्सैलिक अम्ल से एल्डिहाइड है और ग्लाइकोल से बना तो ये है ग्लाइओक्सल। क्या है? ग्लाइओक्सल। तो ग्लाइओक्सल और ये ऑक्सैलिक अम्ल इन दोनों के बीच की स्थिति यानी इसका एक कार्बन का ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाए तो बीच की स्थिति है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइओक्सैलिक अम्ल।
देखिए ये ग्लाइकोल है, एक कार्बन का ऑक्सीकरण ग्लाइकोएल्डिहाइड, उसी का फर्दर ऑक्सीकरण हो जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाए तो ग्लाइकोलिक अम्ल। ये दूसरे कार्बन का ऑक्सीकरण भी हो जाए तो ग्लाइऑक्सिजन, ग्लाइऑक्सिजन से एक कार्बन का ऑक्सीकरण होने से ग्लाइकोजेनिक अम्ल, और अगर पूरा ऑक्सीकरण दोनों कार्बन का हो जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाए जिसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्सीकरण से ये बनता है। HNO3 से ऑक्सीकरण करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लाइकोलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल बनते हैं। तरह तरह के विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकारक लेते हैं तो तरह तरह के उत्पाद हमको मिल जाते हैं। यानी कि माइल्ड ऑक्सीकारक लेंगे यानी कि दुर्बल ऑक्सीकारक लेंगे तो हमको ये वाला इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, और अगर प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे तो हमको ये वाला और ये वाला इस तरह के प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। तो ये था ऑक्सीकरण कि एथिलीन ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से क्या क्या बन सकते हैं और किस तरह से। चलिए नेक्स्ट, ये तो था ऑक्सीकरण। एक होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब ये होता है कि ऑक्सीकरण भी हो और उसके साथ बंध भी टूट जाए। तो देखिए ये क्या चीज है, CH2 डबल बॉन्ड, ये है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इस एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया अगर हम KMnO4H+ इससे करवाते हैं या K2Cr2O7H+ इससे करवाते हैं या CH3COO का होल 4Pb इससे करवाते हैं या HiO4 से करते हैं। देखिए KMnO4H+ यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से करवा दें, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से करवा दें, या लेड टेट्रा एसिडेट से करवा दें, या फिर हम उसका HiO4 यानी आयो पर आयोडिक अम्ल से करवा दें। किससे करवा दें? पर आयोडिक अम्ल से अगर अभिक्रिया करवा दें तो इन चार में से अगर किसी से भी उसकी अभिक्रिया करवा दें तो यहाँ पर इस बॉन्ड का क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, यानी कि इनको सरल शब्दों में हम लिखें तो HCHO प्लस HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हमको मिल जाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से, यानी कि ये अभिक्रिया ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का एग्जांपल है, यानी ऑक्सीकरण के साथ साथ बॉन्ड क्लीवेज भी हो रहा है। अगर हम एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या लेड टेट्राएसिटेट या पर आयोडिक अम्ल के साथ अगर करवा दें, इनमें से किसी एक के साथ भी अगर करवा देते हैं तो वहां पर इस बॉन्ड के टूटने के साथ साथ इसका ऑक्सीकरण भी हो जाता है और हमको दो मोल हमको वो फॉर्मल्डिहाइड के मिलते हैं। ये है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निर्जलीकरण। देखिए निर्जलीकरण क्या मतलब है, किसी भी मॉलिक्यूल में से जल का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है, और निर्जलीकरण विभिन्न परिस्थितियों में संपन्न हो सकता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो वो देखिए क्या है। अगर एथिलीन ग्लाइकोल का निर्जलीकरण ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर करवाते हैं तो देखिए यहां से OH और यहां से H निकल जाता है और बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH
अरे नहीं, यहां से OH और यहां से H निकल जाता है और बनता है देखिए CH2 CH और OH, ये बन जाता है। इसको बोलते हैं, ये वाइनिल समूह है और ये एल्कोहल, इसको बोलते हैं वाइनिल एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? वाइनिल एल्कोहल बोलते हैं। देखिए वाइनिल एल्कोहल में टोटोमेरिज्म होती है, इसको मैं खोल के लिख रहा हूं, देखिए टोटोमेरिज्म होती है। चला गया, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, देखिए ये बॉन्ड यहां बन जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा, ये बॉन्ड यहां पहुंच जाएगा और देखिए बनेगा ये CH डबल बॉन्ड O, जिसको मैं अगर स्पष्ट रूप से लिखूं तो CH से CH O, यानी कि एसिड एल्डिहाइड बनता है। यानी अगर हम एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया ZnCl2 के साथ करवाते हैं तो निर्जलीकरण होता है और एक कार्बन से OH दूसरे कार्बन से H निकल जाता है और निकलने के बाद में हमको वाइनिल एल्कोहल मिलता है। ये वाइनिल एल्कोहल चला व्यवस्था शो करता है, चला व्यवस्था शो करता है। चला व्यवस्था एक प्रकार की समावयवता ही है, वो समावयवता के द्वारा वो वाइनिल एल्कोहल जो है वो एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्टेड हो जाता है। तो ये है निर्जलीकरण का पहला एग्जांपल और किसके साथ अभिक्रिया ZnCl2। अगर हम एथिलीन ग्लाइकोल के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, या मैं ये कह दूं कि एथिलीन ग्लाइकोल का निर्जलीकरण H2SO4 की प्रेजेंस में करवाया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल के दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं और दो मॉलिक्यूल में काम आने के बाद एक से OH और H, OH और H, यानी दो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और देखिए एक चक्रीय संरचना बनती है। वो चक्रीय संरचना क्या है वो देखिए, CH2O CH2 CH2O, ये चक्रीय संरचना बनती है जिसमें दो ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4, यानी 1 4 पर ऑक्सीजन है, तो 1 4 इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, 1 4 डाई 1 4 डाइऑक्सीजन। एक चक्रीय संरचना बन जाती है और 1 4 डाइऑक्सीजन बन जाता है जब हम H2SO4 की प्रेजेंस में निर्जलीकरण करवाते हैं। तो निर्जलीकरण भी ऐसा है कि अलग अलग रिएजेंट की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल में हमने और कई सारी विक्रियाएं पढ़ी हैं, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।